ऐसे है या वैसे है, अरे जैसे है जो भी है, खुद में हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत की इलेक्शन यात्रा में। आप पहुंचे हम नवाबों के शहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में इलेक्शन यात्रा का मंच सजा है। पिछले 33 सालों से यहां पर बीजेपी का कब्जा। सवाल यह है कि क्या यहां पर इस बार विपक्षी दल कोई करिश्मा कर पाएंगे। सवाल यह भी है कि यूपी की 80 सीटों पर क्या अखिलेश यादव मोदी योगी को रोक पाएंगे या फिर बीजेपी के दावा की 80 क्लीन स्वीप करेंगे। किसके दावे में कितना दम। लेकिन एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए। और किसकी लहर है, क्या लग रहा है आपको। अरे इंडिया गठबंधन की लहर है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। क्या माहौल है। 5 लाख से ज्यादा लखनऊ की सीट तो हम लोग जीत रहे हैं और इस बार उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत में 400 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। क्या माहौल है यूपी में, क्या माहौल है। बीजेपी आएगी, मोदी जी। चलिए आप अभी तस्वीर खींचने वाले मंच पर पहुंचता हूं। मंच पर मौजूद नेताओं का परिचय, फिर उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत और एक रिपोर्ट दिखाएंगे। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, तालियां बजाइए। इसके साथ ही मनोज यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, इनके लिए भी तालियां। और प्रदीप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नेता, इनके लिए भी तालियां। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चूंकि हम यूपी में है और यूपी की राजधानी लखनऊ में है, यूपी की सियासत की चर्चा है देश में सबसे ज्यादा, क्योंकि राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से आज नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। बीजेपी सवाल उठा रही है कि डर के मारे अमेठी छोड़ दिया है राहुल गांधी ने। इसका एक मैसेज जा रहा है, इसका वोटर्स पर क्या असर पड़ेगा। सवाल समाजवादी पार्टी से भी पूछेंगे कि लखनऊ में जहां पर मौजूद है, जहां पर उसके प्रत्याशी हैं, 33 साल का रिकॉर्ड, क्या वो बीजेपी को तोड़ पाएंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। और कांग्रेस को इसी बात का डर है, बार बार वो नया रास्ता तलाशते हैं, लेकिन इस बार रायबरेली में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। सोच समझ के फैसला लिया गया है कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। जनता को डरो मत का संदेश देने वाले राहुल गांधी क्या इतना डर गए हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ने की बजाय मां सोनिया गांधी की सुरक्षित सीट रायबरेली से चुनाव लड़ने चल दिए। क्या राहुल गांधी ने अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने सरेंडर कर लिया और मान लिया कि वो अमेठी नहीं जीत सकते। क्या राहुल गांधी को डर सताने लगा है कि वायनाड की सीट भी इस बार हाथ से निकलने वाली है। क्या यही वजह है कि राहुल गांधी सेफ सीट यानी रायबरेली से किस्मत आजमाने को मजबूर हो गए। ऐसे ही तमाम सवाल तब उठ रहे हैं जब नामांकन के आखिर दिन कांग्रेस ने आखिरी दाव चला और राहुल गांधी को रायबरेली सीट से उतार दिया। राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी की ओर से मैदान में है, तो अमेठी से कांग्रेस ने गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा। केएल शर्मा के सामने बीजेपी नेता और अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी है। कांग्रेस इसे सोच समझकर फैसला बता रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हार के डर से राहुल रायबरेली भागे। पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग
घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की बजाय सोनिया गांधी पहले ही राज्यसभा से सुरक्षित संसद पहुंच गई हैं। तो क्या राहुल गांधी परिवार के गढ़ रहे रायबरेली को बचा पाएंगे? क्या राहुल गांधी परिवार की विरासत को बरकरार रख पाएंगे, या फिर बीजेपी गांधी परिवार के आखिरी गढ़ में कमल खिलाकर दम लेगी? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से, क्योंकि नव भारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है नवाबों की शहर लखनऊ में। तो चलिए सीधे चलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और न्याय का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत। तो चलिए ये रिपोर्ट आपने देखी। मैं सबसे पहले जनता से एक टिप्पणी, क्या राहुल गांधी डरे इसलिए रायबरेली गए? भाई साहब, वो डरे तभी वो वायनाड सीट को छोड़कर आज रायबरेली में आए हैं, और मैं बता दूं यहाँ भी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। राहुल गांधी रायबरेली क्यों गए? डर के भाग गया। राहुल गांधी रायबरेली क्यों गए भाई? रायबरेली इसलिए गए हैं, वो जीतने जा रहे हैं और दिनेश शर्मा को पटकनी देने। मतलब अमेठी से हार जाते? जी बिल्कुल, दिनेश इनको पटकनी देने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब अमेठी से हार जाते ना? कौन? नहीं, राहुल गांधी। आप कभी कह रहे थे हार जाते। दिनेश सिंह के बारे में बोल रहा हूँ, और राहुल गांधी 5 लाख वोटों से अधिक। रायबरेली क्यों गए? अरे बम्पर वोटों से वहाँ जीतेंगे, इसलिए। अमेठी से नहीं जीत पाते? नहीं, वहाँ से भी जीतते, क्यों नहीं, लेकिन राहुल गांधी की कोई सर्टिफाइड सीट नहीं है जो मोदी दे से कहीं भी लड़ जाए। राहुल गांधी जननायक है, किसी भी सीट से लड़ जाएंगे, बम्पर वोटों से जीतेंगे। अच्छा, चलिए मैं मंच पर पहुंचता हूं और ये सवाल जरूर सबसे पहले, क्योंकि इसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। प्रदीप सिंह जी, मैं आपसे मंच पर डिबेट की शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी कह रहे थे डरो मत डरो मत डरो मत, बीजेपी कह रही है खुद डर गए। नहीं, देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं, क्या राहुल जी को कहते हैं कि उन्होंने कहा था डरो मत डरो मत डरो मत, तो माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश की आवाम से इसलिए कहा था डरो मत कि जब देश का किसान अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो उनका गुंडा गृह राज्य मंत्री का लड़का उनके सीने पे गाड़ी चढ़ा देता है, तो राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। जब महिला सम्मान की बात करते करते पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी गुंडे ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी नजर आती है, तो महिलाओं से कहते हैं डरो मत डरो मत डरो मत। जब हाथरस की बेटी के अपराधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आती है, तो हाथरस की बेटी से राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। जब उन्नाव की बेटी के साथ अपराध हो रहा होता है, बहुत बार प्रदीप भाई बात हो चुकी है, लेकिन मेरा सवाल था कि अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों गए? अपराधी अमेठी में पहले ही हार का डर था या नहीं डर था? तो आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। अरे ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ अमेठी की जगह रायबरेली क्यों? बिल्कुल बता रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई एक गढ़ नहीं है। हम अगर उत्तर प्रदेश से 3 बार जीतते हैं तो केरल से भी जीत कर आते हैं। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, आप बताइए कि बनारस के अलावा आप विंध्याचल के उस पार कभी जा सकते हैं चुनाव लड़ने? दक्षिण के किसी सीट पर जा सकते हैं? चलिए मनीष भाई, ये मानने को तैयार नहीं है कि डर गए। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं जो बनारस छोड़कर कहीं और चुनाव नहीं लड़ सकते। और छोड़िए प्रधानमंत्री जी, आप गुजरात की सीट पर नहीं जा सकते। प्रदीप भाई जवाब ले हरा देगी। ठीक है। हाँ, देखिए राकेश जी, मैं तो तथ्यों पर बात करने वाला व्यक्ति हूँ। शोर मचाकर तो चुनाव नहीं जीते जा सकते। 2019 में श्री राहुल गांधी जी अमेठी से हारे कि नहीं हारे? हारने के बाद वायनाड गए कि नहीं गए?
और अभी कल तक तो हमको लगता है सभी चैनलों पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहते थे हम चाहते हैं अमेठी से लड़े, अमेठी से लड़े, लेकिन ये इतिहास में हो गया कि श्रीमती स्मृति ईरानी ने हराया ही नहीं, भगा दिया अमेठी छोड़कर और भाग खड़े हुए। लेकिन मैं कहता हूं 2019 के पहले 2014 में श्रीमती सोनिया जी रायबरेली में 3 लाख से ज्यादा से जीती थी, 2019 में करीब 1.25 लाख से जीती हैं, 2 लाख का अंतर आता जा रहा है, इस बार 2 लाख का अंतर और आ जाएगा, 1 लाख से ज्यादा वोट से राहुल गांधी रायबरेली में चुनाव हार जाएंगे। ठीक है, लेकिन मनोज यादव जी एक फैक्ट ये भी है कि लखनऊ में 33 साल से बीजेपी जीत रही है। अभी तो शुरू किया है पांडे जी। हाँ। और इंडी गठबंधन के 2 लोग हैं, 4 मिनट दीजिए तो 4 नहीं, आपको उतना ही समय मिलेगा, आप समय 4 मिनट उनको, 4 मिनट हमको, बस। अच्छा, अपनी बात की बात है तो न्याय की बात है। हाँ, चलिए अपनी बात, नहीं फिर मैं आता मनोज जी के बाद, फिर मैं आपके पास आता। ठीक है मनोज जी, एक फैक्ट ये भी है कि 33 साल से लखनऊ में बीजेपी जीत रही है। एक फैक्ट ये भी है जो ये बात कह रहे हैं कि पिछली बार स्मृति ईरानी से हारे राहुल गांधी। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे गठबंधन की ताकत पर असर पड़ेगा यूपी में कम से कम 80 सीटों पर? आपका बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कह दूं। अभी जब आप रिपोर्ट दिखा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे सवाल है। हमको तो इस मंच पे भी जो है उनकी भी डिग्री पे सवाल है। इंडिया कहने में शर्म आती है, डिग्री नकली है, इस वजह से नहीं बोल पाते हैं। इंडिया गठबंधन है और प्रधानमंत्री मोदी जी जो कह रहे हैं उनसे ये कह दीजिएगा कि अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो रायबरेली से पर्चा भर देते राहुल गांधी के खिलाफ, औकात और ताकत पता चल जाती। दूसरे को डराने की बात क्यों करते हो मोदी जी? अगर आपके पास प्रत्याशी नहीं है, आपके पास एक सीट बनारस, आप चढ़े जाओ, केरल से लड़ जाओ, तमिलनाडु से लड़ जाओ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा से लड़ जाओ, किसने रोका है? अच्छा, एक छोटी सी बात है, फिर मनीष भाई जवाब देंगे। एक छोटी सी बात है, अगर इतना दृढ़ विश्वास था तो वायनाड में वोटिंग हो जाने के बाद क्यों रायबरेली में नाम फाइनल हुआ? क्योंकि डर था कि वहां पर मैसेज गलत चला जाएगा। चक्कर नाचो और इसी में नाचते रहो। बीजेपी नाचे, मीडिया नाचे, सब नाचेंगे और इंडिया गठबंधन सबको नचाएगा, सबको नचाएगा। मनीष भाई जवाब। देखिए जिस दल के नेता रोज अपनी सीट बदलते हो, कन्नौज में भतीजे को भेजे वो भाग खड़ा हुआ, बदायूं में चाचा को भेजे वो भाग खड़ा हुआ, वो भी कहते हैं कि सीट से लड़िए, उस सीट से लड़िए। अरे किसी सीट से लड़िए, 80 की 80 सीटों पर पूरे इंडी गठबंधन का सफाया भारतीय जनता पार्टी करेगी, जनता के मत और आशीर्वाद से। इस उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलने वाला है, ये भूल जाइए। कन्नौज से क्यों भागे भतीजे? क्यों अखिलेश यादव को उतरना पड़ा? कभी आजमगढ़ से बदलते हो, कभी बदायूं से बदलते हो, मुरादाबाद में किसको किसको दे डाले ये तय नहीं कर पाते, और आप कहते हो यहाँ से लड़ो, वहां से लड़ो। जवाब दूंगा, यहाँ से लड़ो, वहां से लड़ो। जवाब नहीं, जवाब जनता देने वाली है 4 जून को 400 अब की बार। ये बात तो सही है मनोज भाई कि 10 से 12 सीटों पर आप लोगों ने ऐसे बदला उम्मीदवार कि लगता था इतना कंफ्यूज है अखिलेश यादव। हम इतनी बार सीट बदलेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी सीट तुम जीत पाओगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा मनीष जी, और आप इस कंफ्यूजन में मत पड़ें। उत्तर प्रदेश की जनता जो 80 की 80 सीटें आपको बहुमत देके जिताई, और उसमें हम लोगों को क्या बीमारी है क्या? कोई बोलने के टाइम शांत रहो, हमारी तरफ से लोग चुप्पे हैं ना। आपसे मैं इस तरह अगर बात करूं तो बेहतर बात नहीं होगी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसे मुंह से नहीं पार होती है। जनता कह रही है कि राशन देके नहीं पार होगी, जासन देके नहीं पार होगी। नहीं, लेकिन एक सवाल है मनोज भाई, एक सवाल है, मेरठ में उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर देता है तब भी उम्मीदवार चेंज हो जाता है कि भाई तुम बैठो, तुमने पर्चा भले दाखिल कर दिया, वापस ले लो। नोएडा में 3-3 बार बदल दिया। अरे प्रत्याशियों में उत्साह है कि जीत लेंगे, उत्साह नहीं है, लोग कह रहे हैं कंफ्यूजन है, हमारी लहर है, लोग कह रहे हैं हमारी लहर है, इसलिए जैसे चाहते हैं उसको चाहेंगे उसको जिता लेंगे। और आपको बता दूं 80 में बीजेपी की जमानत से नहीं बचने वाली है। ये कह रहे हैं कि 80 में 80 पर आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। 2014 में 2012 में चाचा और पिताजी ने मुख्यमंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश का नाश हो गया, जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, पार्टी का विनाश कर डाला। 4 बार
14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, नगर पालिका हारे, कोऑपरेटिव हारे, जिला पंचायत हारे, 24 भी हारेंगे। और ये भी अभी कन्नौज से, और कन्नौज भी हम कह रहे हैं, कन्नौज का है संदेश, हारी थी डिम्पल, हारेंगे अखिलेश, ये माने रखेगी, हारी थी डिम्पल, हारेंगे अखिलेश, कन्नौज का भी है संदेश। तो जनता उठाने जा रही है। ठीक है, मैं एक बार जनता की चूंकि बातचीत हो रही है तो मैं जनता के बीच जाता हूं और मैं शुरुआत करता हूं। भाई क्या मुद्दा है? कंफ्यूजन तो है कि अगर बार बार 10-12 सीट पर बार बार उम्मीदवार बदला जाए तो लोग कह रहे हैं कंफ्यूजन है। ये उम्मीदवार बदलते वो हैं जिनके पास उम्मीदवार के विकल्प होते हैं, जिनके पास उम्मीदवार के विकल्प ही नहीं। ये भी लोग कहते हैं कि डिसीजन नहीं ले रहे। यहाँ देखिए, ये भी लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव डिसीजन नहीं ले पा रहे। नहीं, अखिलेश यादव के पास इतने विकल्प हैं कि वो किसी के उतार दें तो वो तय नहीं कर पा रहे हैं। इतना विकल्प है कि तय नहीं कर पा रहे। अरे भाजपा तो टिकटें वापस कर करके जा रहे हैं, उनका क्या बोलोगे? उनमें भी कुछ बोलो। इंडिया में इस बार ये 400 सीटें नहीं, ये 4 सीटें सिर्फ जीतने वाले हैं। 4 सीट बीजेपी जीतेगी। और भाई ये कह रहे हैं 400 सीट। हाँ, इंडिया गठबंधन दर नहीं बोली, जय श्री राम बोल दें। नहीं कह रहे हैं जय श्री राम बोल दीजिए, बोल रहे हैं जय संविधान। इनमें डर नहीं है तो जय श्री राम बोले एक बार, से क्या हो जाएगा? हाँ, देखिए, टोटी चोर की भी जमानत जब्त और पप्पू की भी जमानत जब्त। कन्नौज में वो जबरदस्ती गए, वो लड़ना ही नहीं चाहते थे चुनाव, कार्यकर्ता ने जबरदस्ती पकड़ के ढकेल दिया चुनाव में। आप देखिएगा 4 तारीख। काहे नहीं लड़ना चाह रहे थे चुनाव? अब वो पार्टी के अध्यक्ष है, जहां से मन करेगा। हमारी हार सुनिश्चित है। हमारे यूपी में जो है 80 की 80 सीटों पे कमल खिलने जा रहा है, वो बिना मतलब चुनाव में आ गए, वो लड़ना ही चाह रहे थे चुनाव। कोई कुछ भी कह ले, भारतीय जनता पार्टी के आगे किसी की भी नहीं चलने वाली है। इंडिया गठबंधन बस नाम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ताकि अपनी जमीन। मनोज जी, लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन नाम का चुनाव लड़ रहा है। देखिए, अगर ऐसी बात ना होती और इनकी बात अगर मैं सही मान लूं तो मोदी जी बनारस के अलावा दूसरी कहीं और सीट पर चुनाव लड़के उत्तर प्रदेश में दिखा दें। अभी बहुत बच्ची हैं, लेकिन ये भी तो तय है कि जो 2 सीट पर चुनाव लड़ रहा है प्रदीप जी, उसको डर है कि ना जीत पाएंगे, इसलिए एक सेफ सीट ले लो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में उनका क्या ख्याल है। उनका क्या ख्याल है उनसे पूछिए। और बात यहाँ पर ये नहीं, बात ये है कि आप मुद्दों पर बात करेंगे नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री सारी बातें कर जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उन्होंने वादा किया था देश के नौजवानों से कि 20 करोड़ रोजगार देंगे, 12 करोड़ रोजगार नहीं। फिर मुद्दा तो ये भी होता है प्रदीप भाई, फिर तो मुद्दा ये भी होता है कि वोट जिहाद की अपील क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास इतने मुद्दे हैं, आप बेरोजगारी, नौकरी नहीं मिली, पर्चा लीक हो गया, इसी पर टिके रहे थे। ये पोलराइजेशन वाली स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी? राम और शिव पर जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, इस तरीके का बयान करना चाहिए था। ठीक है मनीष भाई, एक जवाब दे, फिर मैं इधर से सवाल लेता हूँ। आप लोग सोचिए किससे सवाल पूछना है, पहले जवाब। देखिए राकेश जी, प्रदीप जी बात ठीक कह रहे हैं। संविधान ये सबको इजाजत देता है कि इतनी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अटल जी जब चुनाव लड़े थे 2 सीटों से तो दोनों का नॉमिनेशन एक साथ किए थे। वायनाड में मतदान हो जाए इसका इंतजार नहीं कर रहे थे। मोदी जी 2 जगह से लड़े थे तो एक साथ घोषित था कि मोदी जी 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। वायनाड में जब इन्होंने एनालिसिस कर दिया कि वायनाड ने भी भगा दिया है, अब कहीं और जाओ, तब माता जी की सीट पे आए हैं। और माता जी तो पहले ही पलायन कर गई। उन्होंने तो पहले ही बता दिया था इंडी गठबंधन से कि उत्तर प्रदेश में दाल नहीं गलने वाली है मित्रों। और अभी ये अपराध की बात कर रहे थे। मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में खीर खिलाते थे, ये इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष के भाई की हत्या उसने की थी। मर गया तो अखिलेश यादव फातिया पढ़ने चले गए। अतीक अशरफ की पार्टी समाजवादी पार्टी ये भी बात करती है आपराधिकरण। ये आरोप है मनोज जी की आप लोग माफियाओं की आड़ लेते हैं। पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, मत पूछिए, इनकी मंशा जानते हैं। बीजेपी के दामाद हैं और जवाब क्या देंगे? जवाब क्या देंगे? ये राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाने वाले लोग, सुनो, राम भक्तों के खून से सरयू को लाल करने वाले लोग बात करेंगे। बीजेपी के ये हत्यारे राम भक्तों के और राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने वाले लोग दिक्कत हो गई क्या? ये सवाल पूछेंगे, ये सवाल पूछने लायक है।
नैतिक अधिकार नहीं है। ये राम भक्तों के हत्यारे पहले माफी मांगे लखनऊ में खड़े होकर, सरयू को खून से लाल कर दिया, और जब निर्माण होने लगा, मनीष भाई जवाब लेते हैं। मनोज जी सारी बातों का जवाब, और सवाल मैं और ऐड कर देता हूँ कि आज से 2.5 घंटा अयोध्या है, अभी तक अखिलेश यादव का मुहूर्त नहीं निकला। प्रदीप जी पहले मनोज जी। देश में आज तक भारत सरकार ने किसी हत्यारे को कोई भी पुरस्कार नहीं दिया है, और जिनको हत्यारा कह रहे हैं मोदी सरकार ने उनको पद्म विभूषण दिया है। तो इनको माफी ये तय नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, गोलियां चली थी कि नहीं चली? दूसरी बात ये सही है कि बात करिए, ये सही है कि नहीं गोलियां चली थी? जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे गोली चली थी कि नहीं अयोध्या में? नरेंद्र मिश्रा जी बोल तो रहे हैं जो देश किसने चलवाई थी, निपेंद्रवा बोल तो रहा है कि कौन गोली चलाए। मतलब मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और ये भाषाई सभ्यता है मनोज, ये भाषाई सभ्यता है। यही लोग कहते हैं कि आप लोग माफिया लेते हैं, उसी तरीके की भाषा का। राकेश जी मुझे जवाब देने दीजिए, आप लोग झगड़ा कर रहे हैं। कौन चलवाया था भाई देखिए, मनोज जी की भाषा से हमको कोई आपत्ति नहीं है, मनोज जी की भाषा से हमें कोई आपत्ति नहीं है, और मुझे कोई दुख है जो अपने बोलेगा जवाब उसको। भाई जो अपने बाप चाचाओं को जिन्होंने नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपने बाप चाचाओं को नहीं छोड़ा, बेइज्जत कर दिया, तो नृपेंद्र मिश्रा और हमारे लिए क्या कहेगा? हमको कोई दिक्कत नहीं, आपके संस्कार है, आपके संस्कार है, ये समाजवादी पार्टी के संस्कार है ना, इसी संस्कार ने मुलायम सिंह यादव को बेइज्जत कर दिया देते हो। इसी संस्कार ने अखिलेश यादव के संस्कार ने अपने दामादों की सुरक्षा देने दीजिए और दूसरों की बदनामी। ये मनोज यादव अपने संस्कार को देखो, समाजवादी पार्टी का संस्कार है, ऐसी मिर्ची तोड़ते हैं कि अंदर तक और ये जो संस्कार है, इस संस्कार ने तो शिवपाल यादव मुलायम यादव को बताओ। नाले से गैस बनाने वालों से हम संस्कार नहीं सीखते। चाचा और बाप को नहीं छोड़ा, गैस बनाने चाचा और बाप को नहीं छोड़ा। हाँ, जिसने चाचा और बाप को नहीं छोड़ा, नेता को मनीष शुक्ला को तो छोड़ेगा। प्रधानमंत्री चाचा और बाप को बेइज्जत करने वाले लोग। ठीक है, एक मिनट प्रदीप भाई वायनाड में हार का डर या फिर वोटों के तुष्टीकरण का डर कि एक खास वोट बैंक नाराज हो जाता अगर राहुल गांधी यहां से लड़ते तो, और यहां भी सेफ सीट तलाश ली, नहीं बेहतर होता कि अमेठी से ही वो चुनाव में जाते? वायनाड से लेकर उत्तर प्रदेश तक आदरणीय राहुल गांधी जी अगर चुनाव के मैदान में हैं तो निश्चित तौर पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर हैं, जल जंगल जमीन के हक पर हैं, SC/ST को कानूनी हक दिलाने पर है। निश्चित तौर पर अगर हम बात करते हैं राकेश जी, लाख लोगों को नौकरियां दिलाने की बात करते हैं, पूछिए चाचा और बाप को क्यों बेइज्जत किया था, गाली दिया था, हमें और देने की बात करते हैं, हमें और गाली दे लो मनोज यादव, हमारी पार्टी को कह दो। जनता पार्टी के लोग अपराध की बात करते हैं, जवाब संस्कार हो गया। पहले ठीक है, मैं एक बार फिर से जनता के बीच जा रहा हूँ। उससे पहले गौरव लखनऊ के लिए कुछ खास एक लाइन, गौरव लखनऊ के लिए कुछ खास एक लाइन। हमर मिटे जो अपने देश के लिए, जिए तो बस जिए वतन के लिए, भरे जो मिट्टी खुशबुओं से कर विकास, नेता वही तो चाहिए। चलिए हाँ बोलिए भैया, डिबेट हो रही है, एक भी रोजगार के सवाल क्यों नहीं पूछे गए? क्या युवाओं को रोजगार को जो वादा किया उस पर सवाल क्यों नहीं पूछे गए? सत्ता से पूछता हूँ कितना रोजगार दिया? कौशल जी के घर में हत्या होती है, उनके बेटे के रिवॉल्वर से हत्या होती है, एक गिरफ्तारी तो बनती थी। बीजेपी प्रवक्ता हमको बताया कि गिरफ्तारी इससे बात करना चाहेंगे, ये बेरोजगारी पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे बिल्कुल। आई अपने नेताओं को कहिए ना कि बेरोजगारी के अलावा किसी मुद्दे पर ना बोलते। ये कौन समझाएगा आपके नेताओं को? ये चीज सत्ता पक्ष को समझिए ना, सत्ता पक्ष जो है वही सब सोचेगा ना, माने विपक्ष नहीं सोचेगा, विपक्ष तुष्टीकरण, ठीक है, एंटी स्टेटमेंट सब देगा। सुनिए, जिस तरह देश में बीजेपी बर्बाद करने में पूरा हाथ है, पूरा हाथ आप मीडिया वालों का है। आप सत्ता पक्ष से सवाल सवाल पूछ रहे तो दिक्कत होने लगी। ये सब खेल नहीं, ये चंदा चोर देश बचा, ये सब खेल नहीं। ये गाय काटना पैसा लेने वाले लोग, ये गाय काटना पैसा लेने वाले लोग। भैया देखिए,
तुष्टीकरण इतना हावी है कि अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हो चुका, अभी तक श्री अखिलेश यादव जी वहां अयोध्या तक जाने को नहीं मिला। कोई बेरोजगार नहीं है, माफिया बेरोजगार हो चुके हैं। इसका जवाब प्रदीप जी के पास है तो बताओ। जो लोग दंगा कराते थे और बेईमानी करते थे वो बेरोजगार हो गए हैं, बाकी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ की धरती पर एक बार तालियां बजाइए आप लोग। और एक बार क्या माहौल है, फिर से नारेबाजी कर दी, बताइए। ठीक है, चलिए, लखनऊ की धरती से बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मंच पर मौजूद नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया।